राजेश खन्ना का एक ऐसा ऑरा था कि कई लड़कियां एक जमाने में उनके पीछे पागल की तरह भागती थी, उनकी गाड़ियों को चूमती थी और हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि मैं राजेश खन्ना के साथ शादी करूं। तो आप तो बहुत लकी रही कि आप राजेश खन्ना के बिल्कुल करीब रही। जब उनसे मैं मिलने गई थी पहली बार, तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसे कंटिन्यूअसली चेक किया, ऐसे देखा एक, तो मेरी तो एकदम जान निकल गई थी कि मेरे समझ ही नहीं आया। माय गॉड, मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे भी ऐसी फीलिंग पहली बार हुई लाइफ में। मेरी फ्रेंड जो थी, जिसके अंकल थे, वो चले गए और मेरी फ्रेंड भी चली गई फॉरेन। तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड, अब मैं इनसे नहीं मिल पाऊँ, तो एक मेरे अंदर से एक जैसे घबराहट हो गई कि अब मैं कैसे मिलूँ। तो सारी दुनिया घूम के वापस आई, फिर से एक अटैचमेंट होने लगी। फिर एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ जो मैं नहीं बताऊंगी। आप इतने करीब थी तो कभी अमिताभ बच्चन जो उनके राइवल थे उनका कभी कुछ जिक्र किया उन्होंने, कभी कुछ बताया? काका जी से हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं दिया लास्ट टाइम। मतलब एकदम दरवाजे पे खड़े हो गए कि हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर आउट ऑफ एंगर मैं लॉयर के पास गई और उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली नोटिस भेजो, क्योंकि इतने साल से मैं उनके साथ रह रही थी और ये सडनली कोई आए और आपको कहे कि चलो गेट लॉस्ट, तो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती कभी भी। और बाद में उनके अंतिम संस्कार के वक्त आपको लॉरी में भी चढ़ने नहीं दिया उन्होंने। क्या आपको फीलिंग हुई, क्या करना चाहिए था आपको उस टाइम? मैं हूं हनीफ जवेरी और आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। और आज हमारे इस शो में हमारे साथ मौजूद है जानी मानी हस्ती, जिनका नाम तभी सुर्खियों में आ गया था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। आज हम आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपना फिल्मी करियर के बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपका फिल्मों में आना हुआ। मैंने ये भी सुना है कि आपके डैडी जो है वो फाइनेंसर थे, जी कुछ तफसील से बताइए। हाँ, फाइनेंसर थे और एक्चुअली बचपन से ही हम लोग थोड़ा फिल्मी माहौल में थे। एक तो मरीना गेस्ट हाउस की वजह से, बहुत छोटे से थे, बच्चे थे एकदम, तब से हम लोग स्टार्स को देखते रहे, उनके साथ मिलते रहे। अ, और ऐसे करके मतलब इंडस्ट्री में बहुत, मेरे डैडी ने एक प्रोड्यूसर को फाइनेंस भी किया था, जिसने बहुत प्रॉब्लम भी की बाद में, बड़ा मशहूर प्रोड्यूसर था। तो जिंदगी भर मतलब आप कहेंगे समवेयर कोई एक तार था जो फिल्म इंडस्ट्री से जोड़े था आपको। तो आपको फिल्मों में काम कैसे मिला? आपको शालीमार जैसी पिक्चर, इतनी बड़ी पिक्चर जो बनी थी, जी, वो कैसे मिली थी आपको? वो शालीमार के प्रोड्यूसर जो थे मिस्टर शाह, वो डैडी के फ्रेंड थे। अच्छा। तो हमारे डैडी पास्ट हुए, तो उसके बाद डैडी वहाँ इन्वेस्ट करते थे। हम्म। तो मैं और मम्मी गए थे वहाँ पे किसी काम से। तो वहाँ कृष्णा शाह जी मिली, तो उन्होंने मुझे देखा और ऑफर दी। हम्म। तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैंने डांस सीखा हुआ है। तो फिर आ गए हम लोग, मतलब फिर उन्होंने डांस का ऑफर दिया कि भाई एक ट्राइबल सॉन्ग था, ओके। तो वो आप करिए। मैंने कहा हम तो नहीं, सिर्फ सिर्फ डांस नहीं करेंगे। हम्म। तो मतलब ये काफी रहा, लेकिन फिर उस टाइम बहुत हाइप थी इस पिक्चर। हम्म। मतलब ऐसा था कि बने ना, मतलब 3 महीने में बनने वाली थी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। तो फिर सबने कहा कि नहीं, डोंट मिस द चांस, करो। और 14 मिनट्स का डांस था हम्म। महाबलीपुरम में। तो सबने कहा कि नहीं, यू शुड नॉट मिस इट। तो हमने फिर, मम्मी ने कहा ओके। तो फिर हम लोगों ने वो डांस किया, बल्कि 1 महीना में हीरा लाल जी ने सिखाया डांस। ओके। मतलब पैरों में से आवाजें आने लग गई थी, ऐसा ऐसा सिखाया उन्होंने। बहुत अच्छे थे, बहुत फैमिली उनकी प्यारी थी। तो बस वहाँ एक मैंने किया वो ट्राइबल डांस। उसके बाद फिर बहुत सारी ऑफर्स आ गई, चोरनी की, और 3-4 बड़ी बड़ी फिल्में मैंने साइन की उस टाइम। चोरनी, साजिश, आओ हाँ, प्यार करे जैसी हाँ, फिल्मों में आपने काम और किया। भी बहुत बड़ी साइन की थी, पर फिर वो मैंने छोड़ दी थी बाद छोड़ने की क्या वजह थी? में। वजह, कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है, कुछ का, हाँ, वो प्रिविलेज कास्टिंग काउच की वजह से उस भी। टाइम प्रिविलेंट था, आज भी होगा, आई डू नॉट नो, आज भी है जिस तरह हम्म। मैं सुन रही हूँ। तो हम लोग तो बैकग्राउंड हमारा बहुत डिफरेंट था, बहुत फैमिली ने बल्कि हेल्प किया था बहुतों को
तो हम लोग ऐसा तो सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने कहा ये नॉट माय कप ऑफ टी। एंड बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग थे हमारे जयपुर में, यू नो दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। और यहाँ का माहौल मुझे सूट नहीं किया मुझे। अच्छा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट ही निकल गया उसमें से। एक्टिंग से इसने इंटरेस्ट हाँ निकल गया। निकल गया, बिकॉज वो सब मुझे पसंद नहीं था। एक कहावत बहुत मशहूर है, नीचे काका ऊपर आका। ऊपर तो ये काका का मिलन कैसे हुआ, आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप करीब दोस्ती हुई आपकी, उसके बारे में बताइए। ये तो पूरी लंबी कहानी है, पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत यंग थे, मेरी फ्रेंड थी, उसके अंकल थे फॉरेन से आए थे, और वो जानते थे। तो वो जा रही थी शूटिंग देखने, छोटे थे हम लोग अबाउट, तो टीनेजर्स थे यंग। तो उनसे कहा चलोगी, मैंने कहा हाँ चलूंगी। तो हम लोग गए शूटिंग देखने, और वहीं हमारी, वो जा रहे थे, निकल रहे थे वहां से, तो वो घर आ गए अपने। तो फिर घर जाके हमने कहा अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब क्या है, अब तो वो चले गए। तो फिर उसके बाद वहां जाके अंदर उनके घर में मुलाकात हुई हमारी। हम्म। तो बस उसके बाद फिर शूटिंग पे जाना आना हो गया। राजेश खन्ना का एक ऐसा ऑरा था कि कई लड़कियां एक जमाने में उनके पीछे पागल की तरह भागती थी, उनकी गाड़ियों को चूमती थी, और हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि मैं राजेश खन्ना के साथ शादी करूं। तो आप तो बहुत लकी रही कि आप राजेश खन्ना के बिल्कुल करीब रही। ये आप कुछ दिलचस्प किस्सा सुनाइए कि इतने करीब रहने का क्या राज था और कैसे इससे ये सब हुआ। एक्चुअली आई थिंक प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि उन्होंने इंटरेस्ट ली मेरे में शुरू शुरू से। तो ये तो बचपन से ही है, मतलब टीनेजर थी मैं। और जब उनसे मैं मिलने गई थी पहली बार, तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसे कंटिन्यूअसली चेक किया, ऐसे देखा एक। तो मेरी तो एकदम जान निकल गई थी कि मेरे समझ ही नहीं आया, माय गॉड, मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे भी ऐसी फीलिंग पहली बार हुई लाइफ में। और फिर सडनली उन्होंने एब्रप्टली फेस करके अंकल से बात करने लगे, मेरी फ्रेंड के अंकल से। बस उसके बाद तो उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊं। दरवाज़ा खोला, चाय पिलाई, जाते टाइम दरवाज़ा खोला। मैं इन सब चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होती हूँ। कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोले, या कोई जेंटलमैन वाला बिहेवियर हो, वेरी शिवलियस। तो तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मतलब मैं तो, मतलब ऐसा मेरा थोड़ा दिल धड़का था। नॉट कि छोटी थी बहुत। तो उसके बाद शूटिंग के लिए जब हम गए थे दोबारा उनको मिलने, तो काफी दिन से मतलब मेरी फ्रेंड जो थी, जिसके अंकल थे, वो चले गए, और मेरी फ्रेंड भी चली गई फॉरेन। तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड, अब मैं इनसे नहीं मिल पाऊंगी, ओ। यू नो हाँ। तो एक एक मेरे अंदर से एक जैसे घबराहट हो गई कि अब मैं कैसे मिलूंगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि शूटिंग देखना, मतलब शूटिंग पे आ जाना। तो एक बार तो हम लोग गए शूटिंग पे, तो बाहर तक भी काफी आगे तक आए, और बोले ओके कम अगेन, ऐसा, एंड यू कैन वॉच द शूटिंग टिल, मतलब थोड़ा जल्दी आओ तो फिर देर तक आप देख सकते हो। तो हमने कहा ठीक है। तो अब वो चली गई, तो मैं भी अंदर से कुछ एक, कहते हैं, परेशानी थी। और फिर जब मैं दोबारा उसके बाद उनसे दोबारा मिली शूटिंग पे, ओके। हाँ, तब मुझे लगा कि देयर इज सम। और उनका भी बिहेवियर ऐसा था, मतलब मैं जाती थी तो वो कहते थे अच्छा अच्छा आओ, बुला लेते थे इमिजिएटली। जैसे मैंने फोन किया तो वो इमिजिएटली एक दो दिन बाद अपॉइंटमेंट दे देते थे। हम्म। मैं चली जाती थी मिलने। तो मुझे लगा इनको भी इंटरेस्ट है मुझ में, तो ऐसे करते करते, अभी क्या बताऊं, ऐसे करते करते थोड़ा क्लोज हो गए हम लोग। मेकअप रूम में बैठती थी मैं, तो थोड़े क्लोज हो गए फिजिकली भी। तो उससे क्या हुआ कि तो मेरा तो, मतलब ऐसी फीलिंग्स थी जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आई कैन फील, ऐसी फीलिंग्स थी। तो फिर उसके बाद तो आई थिंक आई फेल इन लव विथ एब्सोल्युटली। प्रपोज किसने, उन्होंने किया था कि आपने किया? मैं कैसे करूंगी, मैं तो इतनी डरपोक थी कि मैं तो पास ही नहीं जा सकती थी, और बहुत छोटी भी थी उनसे। तो उन्होंने ही, मतलब थोड़ा प्यार का हाथ बढ़ाया। तो जबकि बहुत डिसेंटली थे, मतलब ये नहीं ऐसा कुछ, मगर बहुत प्यार से उन्होंने मुझे संभाला।
और फिर कहते थे अभी मिलना है, यू नो। और फिर मुझे नेक्स्ट टाइम मैं मिलती थी तो मुझे टीज करते थे, यू मिस्ड मी, यू मिस्ड मी। तो मैं कहती थी हाँ, आई मिस्ड यू अ लॉट, यू नो, बड़ी शर्मा के बोलती थी। तो ऐसे करते करते हम लोगों का रिलेशनशिप काफी क्लोज हो गया। उसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, तो मैं चली गई जयपुर, और फिर तो कुछ कांटेक्ट ही नहीं रहा आप लोगों का। उस टाइम जाने से पहले थोड़ा झगड़ा भी हो गया था, तो मैंने सोचा रिलेशन अब तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो जब मैं जयपुर से काफ़ी सालों बाद वापस आई, मतलब आती जाती थी छुट्टियों में, लेकिन इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन फिर पार्टी पे जब मिले तो इतने, मैं सोचती थी मिलेंगे तो शायद पहचानेंगे भी नहीं, इतने साल हो गए, ही वोंट इवन रिमेम्बर मी, मुझे क्या याद रखेंगे, इतने बड़े स्टार हैं और इतनी लड़कियां उनके पीछे। तो जब मिले तो इतनी वार्मली मिले, अरे हाउ आर यू, एंड यू नो, बहुत दिनों बाद, एंड दिस लेट अस मीट, एंड तो वो फिर एक रिलेशन फिर जैसे इन्हें थोड़ा सा पनपने लगा था। तो ऐसे करते करते काफी टाइम ऐसा हुआ। फिर भी मैं डरती थी, बिकॉज मैं सोचती थी, मैं लास्ट जब इनको यहाँ से छोड़ के जयपुर गई थी तो बहुत दुखी थी मैं, यू नो, बिकॉज मेरे मन में ही वॉज द आइडल मैन, और मुझे लगता था बस यही मेरा है और कोई मेरा हो नहीं सकता। तो कोई भी मेरे पीछे भी पड़ता था तो मुझे वो दिखाई भी नहीं देते थे लोग, यू नो। हाँ। आपका एक बार ऐसा हो जाता है कि किसी से लाइकिंग हो जाती है, और हम लोग कंजर्वेटिव फैमिली थे, कोई भी, बहुत लड़के थे जयपुर में, यू नो, ग्रो अप हो गए हम अच्छा। लोग तो बहुत सारे थे, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से। तो मगर कोई अच्छा ही नहीं लगता था, लेटर्स भी भेजते थे, यू नो। अच्छा। जयपुर में तो ऐसा ही होता हाँ। है, लेटर भेजते थे, उसमें फूल और कुछ लिख विख के, ओह। तुम देख के भी फेंक देते थे, क्या है बकवास, बल्कि उनको डांटते थे, हम्म। हाउ डेयर यू टॉक टू अस, यू नो, ऐसे डेयर वर। तो कोई नहीं अच्छा लगा। जब मैं यहाँ आई वापस तो फिर इनसे कनेक्शन हो गया, ओह। तो यू नो ऐसा लगा कि सारी दुनिया घूम के वापस यहीं फिर से एक अटैचमेंट होने लगी मुझे। फिर एक बहुत अच्छे इंसिडेंट हुआ जो मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? नहीं, वो मेरे बुक में पढ़ना है आपको। अच्छा। कब तक आ रही है आपकी बुक? आ जाएगी, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। काका से जब आपकी नजदीकियां बढ़ी जो भी था, तो ये काका का स्टारडम खत्म हो चुका था जहां तक मेरा ख्याल। नहीं नहीं, उस टाइम वो सुपरस्टार थे। ये कौन से सन की बात है? सन आई थिंक 72। 1972 में? हाँ, अच्छा। तब तो वो अंदाज वगैरह पिक्चर उनकी चल मतलब गई उनकी थी। बहुत, हम तो जयपुर में रहते थे तो मैं छुट्टियों में यहाँ आई थी, तो स्कूल में थी। 72 में तो काका की शादी भी नहीं हुई थी डिम्पल से, उनकी तो नहीं 73 में हुई। हाँ हाँ, तो उन डिम्पल से पहले आप उनकी जिंदगी में आ गई हार्डली थी। 72, मतलब थोड़े महीने बाद ही हो गई, ऐसा था। नहीं, आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उनकी जिंदगी में डिम्पल कपाड़े से पहले आई थी जी क्या? जी जी। अच्छा, तो फिर आपसे उन्होंने ये शादी क्यों नहीं की, मतलब? मैं जितनी छोटी सी थी उस टाइम, और अच्छा। फिर मैं चली गई जयपुर, पढ़ रही थी तो मैं अच्छा अच्छा, आपने मत, अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया कि हाँ, पहली बार मुलाकात। पहली मैं पहली। ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जो नजदीकियां बढ़ी जब आप आशीर्वाद में रहने आई, तो वो कौन सा सन था? वो तो 2000, 2000 की 2000। बात है। तो वही मैं कह रहा था कि तब इस काका का स्टारडम खत्म हो चुका था। हाँ, तो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, क्या था, मतलब उनका रवैया कैसा था? बहुत शांत रहते थे, क्या था उस बारे में कुछ एक बताइए। उनका क्या था कि शांत रहते थे दिन भर, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद, अच्छा, ड्रिंक। हाँ, फिर उनको थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते थे, इन द सेंस एंग्री हो जाते थे, एंग्री यंग मैन बन जाते थे। मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके? नहीं, आई डोंट नो, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं था, बट किसी की भी बात बुरी लग जाती थी उनको, यू नो, कोई भी बात हो या कुछ भी हो, मतलब वेंट आउट करते थे। आई थिंक ही वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज इनसाइड, तो वो इतना बैगेज था तो वो कहीं तो निकलेगा, यू नो। इतना बढ़िया स्टारडम था, ऐसा किसी का हुआ नहीं, ऐसी बिल्कुल क्रेज। बिल्कुल। तो फिर जब वो आप अकेले पड़ जाते हैं उसके बाद, तो यू नो एक अंदर से बहुत होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, और आई थिंक एंगर भी होगा, हम्म। यू नो। तो वो उसको वेंट आउट करते थे, जो मैं साइकोलॉजिकली स्टडी करती हूँ कि
साइकोलॉजिकली था कि जस्ट वांटेड टू वेंट आउट एवरीथिंग, मतलब अंदर से जो था उगल उगल देते थे। उगल जाते। और वो कहते भी थे कि मैं अगर तुमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा, ऐसे जब मैं तो कहती वो थी जब आप लड़ते लड़ते, थे तो क्या करते थे? अभी क्या करते थे वो नहीं, खुल के बताओ अब, मुझे हाँ मजा। मतलब लड़ते थे तो कुछ भी बोलते थे, किसी बात पे भी नाराज हो जाते थे। अगर मैंने कह दिया रूम गंदा है तो कहते थे हाँ हम तो डर्टी हैं, हम गंदे हैं, तुम बहुत साफ हो, एक छोटी सी बात पे भी झगड़ा हो जाता। फिजिकल अटैक भी होता था? नहीं फिजिकली नहीं, ऐसे अटैक नहीं करते थे अच्छा। कभी, लेकिन कभी कभी मस्ती में मार दिया या हाँ। कुछ मैंने गलत बोला मार दिया, हम्म। ऐसे। बाकी ऐसे कभी मुझे मारा नहीं, मैं वायलेंट नहीं थे। आप इतने करीब थे तो कभी अमिताभ बच्चन जो उनके राइवल थे उनका कभी कुछ जिक्र किया उन्होंने, कभी कुछ बताया उन्होंने? नहीं, यूज्ड टू से ही इज वेरी टैलेंटेड, मतलब कभी बुरा नहीं बोला उन्होंने, हम्म। हमेशा अच्छा ही बोला उनका कि हम्म। टैलेंटेड थे और बहुत क्वाइट रहते थे। लेकिन ऐसी भी कुछ फिल्में थी ना जो इनके हाथ से निकल के अमिताभ के हाथ चली गई थी, जैसे दीवार। वो तो वो कभी एक पीछे फ्रस्ट्रेशन। जाके ग्रम्बल नहीं करते थे ना, कभी उन्होंने पीछे जाके मुड़ के कहा मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ही नेवर रिग्रेटेड। अच्छा, नहीं, उनको इस बात का अफसोस नहीं था? कोई अफसोस नहीं था, अंदर से होगा लेकिन ही नेवर डिस्कस्ड इट, ओके। ये डिस्कस नहीं करते थे कभी। और कभी अपनी एक्स प्रेमिकाओं के बारे में आपसे बात करते थे, जैसे अंजुम इंद्रू, मैं टीना बहुत मुनीम? खोदती थी हम्म। मैं बहुत खोदती थी अच्छा, तो कुछ जरा अच्छा, तफसील से बताइए ना इससे तो आपका हुआ होगा चक्कर, हम्म। जो तो शट अप। तो फिर मैं कहती थी अच्छा वो तो बहुत खूबसूरत थी, या फिर वो आप पे मरती होगी, हर उल्टी सीधी तरह से पूछती थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू है, उन्होंने कभी किसी औरत के बारे में नहीं बोला, ये मैं उनका एडमायर करती थी। अच्छा। कभी नहीं, हर तरह से टिकल करके भी पूछा, मस्ती करके भी पूछा, कभी कहती थी अच्छा वो तो आप पे फिदा थी, तो बोलते मुझे नहीं मालूम। नहीं, कभी अटैक नहीं किया ऐसा वो बता रहे थे आपको, हाँ लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने तो कोर्ट में कहा था कि वो फिजिकल उन पे अटैक करते थे 85 में जब केस हुआ था। हाँ, तो उनका रिश्ता ही अलग था ना, उनका रिश्ता ऐसा था कि वो कुछ करती होगी ऐसा, अगर मैं भी कुछ ऐसा करती तो शायद वो अटैक करते, अच्छा। मुझे अटैक कभी नहीं किया। ऐसे मस्ती में कभी मार दिया या गुस्सा भी आया तो मार दिया, तो मैं वापस भी मार देती थी। उनको किस कभी फिर ये सब जो होने के बाद कभी उनको कुछ चीज का पछतावा होता था कि ये मैंने क्यों किया, या मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता था क्या, या अफसोस वो हो? बहुत मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत इंट्रोवर्ट इंसान थे, क्लोजेटेड, उनकी हर बात अंदर ही पड़ी रहती थी, मतलब बहुत रेयरली वो खुलते थे अपनी बातें करने में। तो ऐसा नहीं कि मैं रिग्रेट करता हूँ या ये करता हूँ, कभी नहीं रिग्रेट किया कि मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा आप लेट पहुंचते थे तो बोले नहीं कभी नहीं मैंने कहा मैं तो इतना पढ़ पढ़ के देखा है, तो कहते थे नहीं, मैं मेकअप ही नहीं करता था, वो मेकअप नहीं करते थे बिल्कुल, हम्म। कहते थे एक टीका लगाता हूँ सिर्फ, हम्म। उसके बाद मेकअप मैं कभी नहीं किया। तो ये लोग तो 2-2 3-3 घंटे मेकअप करते हैं। अब जब काका को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तब आप उनके करीब थी या आपको बाद में पता चला था ये? नहीं नहीं, मैं करीब थी, मेरे तो सामने। क्या रिएक्शन था आपके ऊपर, क्या बीती और क्या सिचुएशन था, उसको कुछ तफसील से बताइए। उनका हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, अच्छा। वो बहुत वीक हो गए थे, सडनली सडनली बहुत वीक हो गए थे। तो ऐसे वक्त में कभी उनका अपना परिवार सामने नहीं आता था, जैसे डिम्पल हाँ आए कपाड़िया? थे वो लोग, जब उनको पता लगा हाँ। तो वो लोग आए थे, हम्म। आशीर्वाद में आने लगे थे। आप वहाँ रहती थी तब वो लोग आते हाँ थे हाँ बराबर? आते थे। तो उनको तभी आपके रहने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था वहाँ? नहीं कभी भी नहीं, उनको तो सालों से पता था, मैं उनके घर भी जाके आई थी काका जी के साथ, अच्छा। बहुत टाइम से उनको पता ही था कि हमारा। किसके घर पे? डिम्पल के घर हाँ पे गई डिम्पल थी? के घर पे गई बिरला थी। लाइन? हाँ जू बिरला लाइन में जा रहे सनी थे के तो पास, ओके। हाँ सनी तो स्टूडियो। डिम्पल का रवैया आपके साथ कैसा था तब? बहुत अच्छा था। तो फिर ये बिगड़ा कैसे मामला फिर बाद में? पैसा ऐसी चीज है, कुछ भी बिगाड़ देती है। उनको लगा कि अब मुझे अब अपना रास्ता अलग बना देना चाहिए, विच इज रॉन्ग, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने खुल के ये कहा था? इतना ऑब्वियस हो गया था एंड में, बहुत ऑब्वियस हो गया था।
कि यहाँ ये मतलब एवरीथिंग मेरे से पूछ के करते थे। अब वो अपनी मनमान मानी से सब कुछ करने लगे थे विद इन फ्यू मंथ्स। और फिर रिलेशंस बिगड़ भी गए थे हम लोगों के काफी। आपके रिलेशंस काका से बिगड़ गए थे? नहीं, इनसे। मैं एक सवाल एक उठता है कि जब काका के आप इतने करीब थी, आप लोगों में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग थी, तो आपने अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल क्यों करार नहीं दिया? आपने शादी क्यों नहीं कर दी? हमने प्राइवेटली की थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, हम लोग कोई भी बताता नहीं है कि या सब कहते हैं वी आर फ्रेंड्स और वी आर इन अ रिलेशनशिप या कुछ भी। लेकिन ये सब पेपर में आ चुका था 1 साल पहले हम्म। कि मैं उनके साथ हूँ और ये हूँ और वो हूँ। तो आई डोंट थिंक मुझे नीड थी कि मैं जब बोलूँ सबको या वो सबको जाके बोले कि हमने प्राइवेटली शादी की है या कुछ की है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को कभी। कैसे शादी हुई थी प्राइवेटली, क्या हुआ ये था? सब आप मेरे बुक में पढ़िए। बुक तो बाद में नहीं, पढ़ेंगे। अभी मैं नहीं, मेरा नहीं, बुक। थोड़ा तो बताइए आप कि नहीं क्या नहीं, हुआ था, कहाँ कोई मंदिर में गए थे क्या? मेरे बुक हमारे घर में ही मंदिर था। हाँ। हमारे घर में ही मंदिर था, अच्छा तो काका ने क्या किया था आपको? सिंदूर मांग भरी थी, क्या हुआ था? मुझे एक मंगलसूत्र कड़ा बनवाया था, हम्म। गोल्ड एंड येलो ब्लैक कलर का, सॉरी, गोल्ड एंड ब्लैक कलर का कड़ा मुझे पहनाया, फिर सिंदूर लगाया एंड ही सेड आज से यू आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोगों का रात में ऐसा है। तो आपकी ये निशानी जो प्यार की कड़ा वड़ा, वो अगर आपके पास है अब हाँ, सब अच्छा। आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में तक गया है, और सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो एक्चुअली मैटर क्या था और आप क्यों गई थी सुप्रीम कोर्ट? देखिए यहाँ पे मैंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल किया था जब मुझे काका जी से हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं दिया लास्ट पीरियड पे, लास्ट टाइम। और मतलब एकदम दरवाजे पे खड़े हो गए कि हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर आउट ऑफ एंगर मैं लॉयर के पास गई और उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली नोटिस भेजो, क्योंकि इतने साल से मैं उनके साथ रह रही थी और ये सडनली कोई आए और आपको कहे कि चलो गेट लॉस्ट, तो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती कभी भी। तो हम लोगों ने नोटिस भेजा और नोटिस के बाद फिर इन्होंने जवाब दिया और बहुत वाहियात जवाब दिया। तो उसके उसके बाद मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गई। वहाँ पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने कहा, बुलाया इनको कि भाई आप आके यहाँ जवाब दीजिए, पर्सनली आके जवाब दीजिए। हम्म। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट को कहा ये बेकार फ्रिवलेस मैटर है, इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये नहीं है, तो आप इसको क्वॉश करो। तो जज ने फाइनली अल्टीमेटली पहले तो मेरा बहुत साथ दिया कि अरे वो तो आप लोग तो कभी थे नहीं, यही इसकी देखभाल करती थी, ये करती थी, वो करती थी, जबकि उनका जुरिस्डिक्शन भी नहीं था उस केस का। लेकिन उन्होंने पहले बहुत साथ दिया। तो उसके हमने सोचा शायद ये मतलब हमारे ही फेवर में जा रहा है जिस तरह से। लेकिन फाइनली उन्होंने कहा इसका कोई रिश्ता नहीं है। पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि मतलब ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हुई कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोई आदमी मरा हुआ है, उसके उससे मेरी शादी हुई थी। एक डेड आदमी के लिए बोला कि उससे इसकी शादी भी हुई थी। कितने इतनी गंदी बातें बोली थी कि मैं बता नहीं सकती। तो वो सब उसने उसको सेट असाइड कर दिया और कहता है नहीं अभी इसका रिश्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब बोल के, और मैं हार गई। तो उसके अगेंस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट गई ओके। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज एक्सेप्ट करना मीन्स आप 60% यूर वन। और चीफ जस्टिस की बेंच थी ओके। और 3 जजेस थे और उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया काफी देर तक। उसके बाद उन्होंने नोटिस भेजा। तो बाहर तो मतलब शोर मच गया था कि सबने कहा अरे आप 60% तो जीत ही गए हैं, बिकॉज जजेस अगर सोच रहे हैं इसमें पोटेंशियल है तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी आप तो फिर इस तरह से वो कुछ हम लोग 10 साल में वहाँ 2000
15 से लेके 10 साल मेरा केस चल, 10 years वहाँ। और हर जज वॉज इन माई फेवर बिकॉज एवरीबडी न्यू द ट्रूथ, सबको तो पता था सच्चाई क्या है। तो फिर फाइनली अभी जब उसका फाइनल अभी रिजल्ट आया अब की बार, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि जब इसका ट्रायल ही नहीं हुआ, जब इसको प्रूव करने का चांस ही नहीं दिया और आपको प्रूव करने का चांस नहीं दिया कि आपका रिश्ता था, तो फिर आप डिसीजन कैसे ले सकता है जज? हाउ कैन अ जज डिसाइड कि हाँ इसका रिश्ता नहीं था? जबकि मैंने इतने सारे रिकॉर्डिंग्स दी थी काका जी की मेरी, और इतने सारे उनकी बहनों के लेटर्स दिए थे, उनकी बहनें मुझे लेटर्स वगैरह लिखती थी मेल पे, वो सब मैंने दिया। उसके बावजूद वो कहता है कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है। तो वो यहाँ वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे बहुत नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल नहीं हुआ तो आप कैसे? तो उन्होंने फिर ये फाइनल रिजल्ट आया कि भाई ये जो ऑर्डर है ये आपके आड़े नहीं आएगा, इस इनफ्रक्चस है, इट इज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए, फॉरगेट दिस ऑर्डर और आप अपना आगे प्रोसीड करो, क्योंकि मेरा दूसरी कोर्ट में केस था वेयर डिक्लेरेशन का। तो फिर अभी वो वहाँ चल रहा है इस वक्त। और आई वांट टू रियली रियली थैंक सुप्रीम कोर्ट विद द कोर ऑफ माय हार्ट, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे प्रोसीड करने का मौका दिया। जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि आपने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जब काका की तबीयत बहुत खराब थी और आप उनको देखना चाहती थी, जी। और आपका एक नेचुरली आपको एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर था उनके सर लिए, वो नहीं सारा कर दिन दिया। रात हाँ मैं ही देखती थी उनको। हाँ। हाँ, अभी एंड में वो उनको लगा कि अभी टाइम नहीं है, तो अभी कहीं कुछ कह ना दें, कहीं इसको कुछ दे ना दे, कहीं इसका, तो इन्होंने पर्दे भी बंद कर दिए, मतलब देखने भी नहीं दिया मुझे। वो कौन सा हॉस्पिटल थी? कहाँ? लीलावती में। लीलावती में। अच्छा मैं ही रहती थी लीलावती में 90%। अच्छा। और बाद में उनके अंतिम संस्कार के वक्त आपको लॉरी में भी चढ़ने नहीं दिया उन्होंने, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी इमोशनल हो गई है, और नेचुरली कोई भी होगा, लेकिन वो क्या क्षण थे, वो क्या पीरियड था, कुछ आप बताइए मुझे। किसने किया था कि आप लॉरी में नहीं चढ़ी? अक्षय कुमार वॉज देयर? मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन और कोई, मतलब जो भी लोग थे वहां वो पे। फैमिली गई थे? हाँ। और मतलब मुझे सडनली काका जी की आवाज सुनाई थी, वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। मतलब मैं तो अपने आप चल पड़ी, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। मैं वहीं खड़ी थी, कब इनको ले गए ट्रक से मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं सडनली चली गई। कैसे ट्रक में चढ़ी मुझे वो भी नहीं याद आज तक, रियली याद नहीं है कि मैं कैसे चढ़ गई ट्रक पे। सीढ़ी थी क्या थी वो भी याद नहीं आज तक। तो मैं ऊपर गई तो सडनली कोई चिल्लाने लगा, अनीता जी नीचे जाओ नीचे जाओ। तो मुझे एकदम झटका लगा, मैंने कहा क्यों जाऊं, बिकॉज मुझे तो काका जी ने बुलाया है, मैं क्यों जाऊं। तो कोई आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा नहीं आप नीचे आ जाइए। मैं आ गई नीचे। लेकिन फिर आप अंतिम संस्कार तक थी मत? हाँ मैं गई, बिल्कुल गई, बिल्कुल गई, एंड तक गई। मैं काका जी के चौथे पे गया हुआ था, और ये मेरे दिमाग में ये बात भी आई थी कि वहां आपसे मेरी मुलाकात होगी, लेकिन आप तो कहीं दिखाई नहीं दी। सर वहां मेरे लिए बाउंसर्स बिठा रखे थे कि मैं ना आऊं। ओ माय गॉड। यस, ये मुझे खबर मिली मेरे फ्रेंड से, जिन्होंने कहा कि आप आने वाली हैं चौथे पे। तो मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे वहाँ बाउंसर्स बिठा रखे हैं और आपको अंदर आने नहीं देंगे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? तो कहने लगे हाँ, और आप, हम फिर भी हम कहते हैं आप आइए, क्योंकि हम लोग सब आपके साथ हैं, अगर आपको कुछ हुआ तो हम सब आपके साथ निकलेंगे। उसमें मेरा स्टाफ भी था और क्लोज फ्रेंड्स भी थे। उन्होंने कहा आप आओ और हम लोग। तो मैंने कहा, मैं चुप हो गई, सुन हो गई। तो मैंने कहा मैं काका जी के चौथे पे जाके ये तमाशा करूं, मैं जाऊं, ये लोग बाउंसर्स बुलाएं, और इतने, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने कैमरा, इतने जर्नलिस्ट थे, वो सब नीचे खड़े थे वैन,
कि मैं जाऊंगी तो मुझे पूछेंगे। और कईयों ने मेरी सिस्टर को कहा हम आपको कैमरा देते हैं, हमने भी सुना है बाउंसर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो हम आपको कैमरा देते हैं, आप जाओ, हम बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। मैंने कहा बाप रे, मैं तो इतने सोम्बर डे पे, ऐसा दिन, चौथे का दिन, मतलब इतना कौन गिर सकता है। ये तो नहीं नहीं आने दी, और मैं गई भी नहीं। फिर मैंने अपना खुद मंदिर गई, अपना चौथा मैंने खुद करवाया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं आऊँ। तो इतनी, मैंने कहा इतने अच्छे दिन पे, इतने सोम्बर दिन पे मैं जाके ये इतना, छी छी, मतलब बहुत, इट वुड बी बिलो माई डिग्निटी टू डू दिस। और बिलो, आई थिंक इट शुड हैव बीन बिलो दैट डिग्निटी टू डू ऑल दिस, कि आप बाउंसर्स बुलाओ। और यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड्स गई तो उसको उसको उन्होंने कहा कि अब तुम आगे जाके बैठो, तो उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ पीछे ही ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं, हमने आगे की कुर्सियाँ ना सब फिल करके रखी हैं अपने लोगों से, बिकॉज वो आएगी और यहाँ पे कुछ बोलेगी या तमाशा करेगी। तो उसने कहा शी इज नॉट दैट टाइप, शी विल नॉट डू इट, शी इज नॉट दैट टाइप। नहीं, बोले नहीं नहीं हम लोग। और एक वकील था हमारा, उसको कहा कि वो आएगी तो उसको संभाल लेना। मतलब क्या समझ रहे थे। मैं तो शॉक थी ये सब बातें सुन के। मैंने कहा इतना इतना, मतलब गिरे हुए मेरे ख्याल ही नहीं है कि मैं जाके काका जी के चौथे पे, ऐसे दिन पे मैं जाके कोई तमाशा करूं या गत्ता। छी, मैं नहीं गई वहां। क्या शो ऑफ की शो था, किसी को फीलिंग तो कुछ थी नहीं। और मुझे कहा भी गया था यू विल बी द मोस्ट हर्ट। मतलब हम लोगों की तो सबकी जिंदगियां अपनी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। और जो सच्चाई थी। तो मैं चौथे पे नहीं जा पाई, और गई भी नहीं खुद। वो वसीयत में क्या था मैडम जो उन्होंने बनाई थी आपको लेकर के? वो वो वसीयत कहाँ गायब है, समझ में नहीं आती। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तो हुई होगी ना? वो बनी थी, वो बनी थी, पक्की बात है। और सबने कहा कि बहुत उन्होंने बनाया भी। मैं तो एक्चुअली उस वक्त सुनना भी नहीं चाहती थी कि वसीयत बना रहे हैं, बिकॉज मैं ये सुन के भी रोती थी कि क्यों ऐसा, मतलब हो रहा है ऐसा है। तो सडनली इन्होंने अपनी वसीयत बनाई और साइन कराई, और वो भी इस हाल में कराई कि मतलब उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, ड्रिप पे थे वो। मतलब उनको एक तरह से अंधेरे में रख के बिल्कुल वसीयत बनाई बिल्कुल, गई? उनको कहा जा रहा था रिहर्सल के लिए तैयार हो जाइए। मतलब उनको ये बताया जा रहा था कि आपकी शूटिंग हो रही है, मतलब ऐसा माहौल था। और उनको समझ नहीं आ रहा था। कॉन्शियस नहीं थे मतलब? कॉन्शियस थे, लेकिन हैल्यूसिनेट करते थे उस वक्त। यू नो, कभी मैं रहती थी तो कहेंगे अनीता कहाँ है। फिर बाला, उनका बहुत राइट हैंड मैन, तो बाला होगा खड़ा तो भी पूछते थे बाला कहाँ है, और एक क्वेश्चन बार बार पूछने लगे थे। जो उनके दिमाग में फंस गया। हाँ। उनकी जिंदगी के बाद आपकी जिंदगी कैसे चलने लगी? कैसे आप, मतलब मैंने सुना आप इंटीरियर का काम भी करने लग गई थी, क्या था वो? तो मैं पहले से ही करती, मैंने उनके मौजूदगी में करती थी आप? मौजूदगी में भी। किस तरह का आपका खुद का इंटीरियर ऑफिस खोला था? मैंने बाद में कैफे भी खोला था। पहले मेरा ऑफिस था आरएनए में, फिर मैंने यहाँ शॉप खरीदी थी कहाँ पर? धीरज हेरिटेज में। अच्छा। तो वहाँ पे कैफे खोला था हम लोगों ने, हम्म। तो वो कैफे चलाते। तो कैफे में राजेश खन्ना का कंट्रीब्यूशन था कुछ आपको? नहीं, वो आए थे ओपनिंग के लिए। ओपनिंग के लिए आए थे? ये कौन से सन की बात है? 2007। 2000? 7। 2007? मतलब ये आपका जो उनसे जो दूर होने का जो सिलसिला है वो मेरे ख्याल से 2011 के बाद ही हुआ होगा, उनकी डेथ के एक साल पहले ही हुआ होगा, जब ये लोग, जब वो कैंसर डिटेक्ट हुए। कुछ महीने उनकी डेथ के पहले, एंड तक मैं ही थी। लेकिन बीच में आई थिंक ये जब ये सब साइन वाइन होने लगा, ये सब होने लगा, तभी मुझे
साइड लाइन कर दिया कि जो करना था वो करे। उसके बाद एक बार साइन हो गया तो फिर तो दुनिया ही पलट गई। देखिए काका के बहुत सारे इंडस्ट्री में दोस्त थे, खास तौर पे आईएनटी से थे, या जिनके साथ उन्होंने काम किया था, सावन कुमार वगैरह, वो कोई भी आपके लिए आगे नहीं आया, आपको सपोर्ट नहीं किया? आजकल दुनिया कैसी है आपको मालूम है ना। हाँ बिल्कुल। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। वो लोग उनके गोद में बैठे अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अभी आप सपोज, अभी आपको एक्टिंग का फिर से कभी चांस मिले, ऑफर मिले, तो क्या आप करेंगे कि एक्टिंग से नहीं, पूरी तरह मुझे कोई संन्यास? या इंटरेस्ट। राजेश खन्ना के मौजूदगी में कभी आपको काम मिलने की सिर्फ फरमाइश हुई थी कि आप काम करें, या काका ने कभी आपको एक्टिंग के लिए प्रोत्साहन किया था कि नहीं आप करो? प्रोत्साहन और वो करेंगे कभी। कैसा सवाल। वो तो कैफे भी चलाती थी तो बहुत गुस्सा था। उनको पसंद नहीं था? वो चाहते नहीं थे काम करो। अंजू महेंद्र से आपकी कैसी दोस्ती बढ़ी और क्या हुआ था अंजू महेंद्र से? बहुत सालों पहले हम लोग, एक फ्रेंड ने मिलवाया था। हम लोगों के क्लास था डांस का, मधुमती का, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद अंजू जी के हम गए। तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे, मतलब इतनी प्यारी फैमिली थी, आज तक भी वैसे ही हैं। और मतलब उनका घर ऐसा था जैसे अपने घर में हो आप। ओके। बहुत ही प्यारे लोग, मम्मी भी बहुत प्यारी, अंजू जी, उनकी सिस्टर अनु, मतलब वो लोग मुझे भी बहुत लाइक करते थे और मैं तो रियली इन लव विद देम वाला था। तो बहुत सालों की, फिर बाद में जब काका जी से पहचान हुई तभी भी हमारा रिश्ता रहा ऑलवेज। मैंने ऐसे भी सुना है कि अंजू रेगुलर विजिटर थी आशीर्वाद में, जब आप रहती थी तो आती थी उनसे मिलने के लिए? जब वो बीमार पड़े तब आने लगे, अच्छा। उससे पहले नहीं आती। उस पे उससे पहले पूजा के दिन आई थी, जब पूजा की थी हम लोगों ने, और बाद में तो आती थी कंटिन्यूस। अभी मेरा अगला सवाल यही है कि जब आप कन्ना साहब के इतने करीब आ गई, तो साथ साथ आप उनकी बहनों के भी करीब आ गई, और उनकी बहनें जो है वो भी आपकी खास दोस्तों में शामिल हो गई। तो उनकी बहनें कौन थी, कहाँ रहती थी, ये उनसे दोस्ती कैसे हुई, उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, एक्चुअली जब काका जी की तबीयत खराब हुई तो लोग आते थे उनको मिलने, तो फैमिली वाले भी आते थे मिलने। तो मैं आई तो मैंने, एक लेडी बैठी थी मेरे पास उधर, तो मैंने कहा कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी, चाय पूछी मैंने। तो उसने कहा कि ओके अला, तो ऐसे करके चाय मैंने फिर उसको बोला स्टाफ को कि चाय को ला के। तो फिर अच्छी सी वेरी स्वीट लेडी। तो मैंने उनको कहा कि हु हैव यू कम विथ, मतलब मैंने पहली बार देखा उनको। ओह। तो मैंने कहा आप तो उन्होंने कहा मैं डिम्पल के साथ आई हूँ। मैंने कहा अच्छा। शी सेड आई एम काका सिस्टर। माय गॉड, मैंने कहा योर काका सिस्टर। मैंने कहा नो वंडर, थोड़ा है टच आप में। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा आई हैव नेवर सीन यू, मैं पहली बार लाइफ में उनको देखा। तो फिर वो मतलब बहुत फ्रेंडली हो गई मेरे से। क्या नाम था उनका? कमली दीदी, लंदन में रहती थी, डेंटिस्ट हैं। तो फिर उसके बाद उनकी एक दूसरी सिस्टर भी थी, विजया बहन जी। तो उनसे भी पहचान हुई, वो भी मिलने आती थी। तो वो भी पता लगा ये भी बहन है। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी डॉटर या कोई उनका फिलीपींस में रहता था। तो मैंने कहा अरे फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो मेरे अंकल हैं। अच्छा। जो प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, मेरी जो मामी है वो सेनेटर थी, और रॉयल मतलब उस पॉलिटिकल फैमिली से थी। अ, इनका जो मार्कोस था वो इनका फर्स्ट कजन था। ओके। तो उस फैमिली तो कहने लगी अच्छा फिर फिलीपींस, तो उनसे और दोस्ती हो गई क्योंकि उन्होंने कहा मैं फिलीपींस जा रही हूँ अभी। तो अच्छी मतलब दोस्ती हो गई। फिर वहां से फिलीपींस गई वो लोग, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मिसिंग यू, ऑल दैट। तभी वो मेल पे आते थे मैसेजेस, तो उन्होंने ये मैसेज भेजा कि हम तुमको याद ही कर रहे थे। और फिर काका जी को जो भी उनको मैसेज भेजना होता था तो वो मेरे थ्रू, जैसे राखी पे उन्होंने कहा कि राखी है, और मैंने काका जी को फ़ोन किया, उठाया नहीं उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, मतलब अभी फ़ोन ज़्यादा उठाते नहीं है। तो कहने लगे मेरा विशेष देना, और मैं राखी भेज भी रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँ। तो ऐसे हम लोगों के, और बहुत सारे फोटोज भी अपने घर पे खींचे थे।
लेकिन उस टाइम मुझे व्हाट्सअप समझ ही नहीं आया क्या है। किसी ने कहा, एक तो काका जी की तबीयत खराब ओके। और किसी ने कहा ये लिंक है, आई थिंक कमली दीदी ने कहा कि लिंक है इसको लो। अभी मुझे लिंक भी नहीं तब पता था क्या है, मैंने बॉदर ही नहीं किया। तो बहुत सारे फोटोज थे उनके साथ, तो मैं उनको मेल भेजती थी, फोटो भेजो, तो कहती है भेज रही हूँ, तुम उठा के मतलब ले। तो अब इतनी तबीयत खराब और उसमें लोगों का आना जाना, घर में सारा दिन बहुत लोग आते थे मिलने उनको, तो हम लोग भी थक जाते थे। और फिर ये था कि तबीयत उनकी खराब थी, तो रात को जब रूम में जाके बैठते थे तो माय गॉड ऐसा सन्नाटा सा लगता था। जब आपने कहा कि बहुत से लोग मिलने आते थे, तो फिल्म इंडस्ट्री से कौन कौन आते थे, कौन स्टार्स थे, कौन प्रोड्यूसर्स थे जो आते थे? स्टार प्रोड्यूसर्स बहुत ये आए अपना, प्रभु देवा जी आते थे, मोहन कुमार जी आते थे, और कितने नाम बताऊं, तो यश चोपड़ा जी भी आए थे। तो ऐसे बहुत लोग उनको ये देखने। जो इनके कलीग्स थे, धर्मेंद्र, जितेंद्र। नहीं, वो नहीं आए। उनको मैंने मुमताज जी आई थी, रीना आती थी। रीना तो मेरी दोस्त भी थी, तो पहले भी आती थी वो घर पे, जब हम लोग कभी शाम को, मेरा कैफे था तो मैं वहां से बहुत सामान लेके आती थी। ओके। तो वो हम लोग सब, काका जी हम लोग सब बैठ के वहाँ एक ड्रिंक लेते थे और खाते। ऐसा भी कहा जाता है कि काका जी के अंतिम दिनों में काका जी रोते बहुत थे। ये क्या मामला था? पेपरों में भी आता है और नेट पे भी ये पढ़ने को मिलता है, तो आप इतने करीब रहिए, तो आप उसको बताइए क्या हुआ था actually? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मैं क्लेरिफाई करना चाह रही कि मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था कि बहुत बोलते थे, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके इन्होंने बहुत रोते थे। मैंने कहा भाई वो कभी नहीं रोए, प्लीज फॉर गॉड सेक आई वांट टू क्लेरिफाई कि वो कभी भी रोए नहीं, और वो बहुत स्ट्रांग आदमी थे। लेकिन क्या था, वो बहुत सालों से बोलते थे कि मैं 70 तक ही जीऊंगा, मेरी लाइफ 70 तक है। पंडित जी कहता है 75 है, लेकिन आई नो 70 है। तो मैंने कहा क्यों काका जी आप हमेशा ऐसा बोलते हैं नेगेटिव, भगवान तथास्तु बोलता है। तो कहने लगे अच्छा फिर क्या होता है। मैंने कहा दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आप यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। तो कहने लगे अच्छा, बहुत सारा फिलोसफी झाड़ रही हो तो मैंने कहा नहीं, सच बोल रही हूँ, आप पढ़ के भी देख लीजिए कहीं पे, और ये बोलना बंद करिए। तो फिर वो जब भी बोलते थे ना, तो पहले ही कहते थे हाँ तथास्तु तथास्तु, मुझे छेड़ते थे। बट मुझे बहुत बुरा लगता था। और यहाँ तक कि ये भी मैंने सुना कि लोग कहते थे कि उनका घर जो है वो बंद था, मतलब सील हो गया था, ये हो गया था, ऑफिस में रहते थे। मतलब ऐसी अजीब सी बातें मैं सुनती हूँ। तो ऐसा ऑफिस में वो कभी रहे नहीं, कभी घर सील हुआ नहीं। इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हुई थी काफी पहले, बहुत पहले, ये 1991 की बात। क्या प्रॉब्लम थी वो? एक्चुअली काका जी अपने पेपर्स कभी देखते नहीं थे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं इनकम टैक्स क्या होता है। जो भी उनके लोग बोलते थे कि भाई इतना देना है, इतना करना है, उतना तो वो दे देते थे। लेकिन ये कुछ था ऐसा कि ये कुछ जमा होता गया और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली तो उनको चेक भी कितने, 1 लाख होगा तो फोन करते थे कितने जीरो लगाऊं, बिकॉज ज्ञान जी करते थे सब, ज्ञान जी के बाद। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तो उनको कुछ भी पता नहीं था, तो उन्हीं लोगों को पता था। तो सडनली बहुत बड़ी अमाउंट का उनको, ऑलमोस्ट 45 lakhs का मांगा था उनसे। तो ये भी हैरान हो गए कि भाई इतना क्यों आया है। तो फिर ये सब बातें बाद में हुई, तो उनकी एक्चुअली झगड़ा हो गया इनकम टैक्स ऑफिसर से। वो खुद पर्सनली गए मिलने इनकम टैक्स ऑफिसर को। तो वो बहुत एडमेंट था कि नहीं मैं आपकी घर भी सील करूंगा, इतने टाइम में नहीं दिया तो आपकी जो पिक्चर है वो भी रोक दूंगा बिल्कुल। वो बन रही थी जय जय शिव शंकर उस टाइम। ये तो काका जी ने मुझे बताया। तो कहने लगे मुझे ऐसा गुस्सा आया कि फिर तो मैंने काका जी का गुस्सा ऐसा कि फिर तो किसी को छोड़ते। फिर तो बहुत उनका झगड़ा हो गया, ये हो गया। उन्होंने कहा डू वॉट एवर यू वांट टू डू करके आ गए। लेकिन पेमेंट उन्होंने बाद में, थोड़े टाइम के बाद पेमेंट कर दी, क्लियर कर दिया उन्होंने? क्लियर कर दिया। घर का भी वो नहीं हुआ, लेकिन पिक्चर उनकी रुक गई।
शायद उनकी इंटरेस्ट ही निकल गई बनाने। जयशु शंकर की जय बात श्री करिए। ओके। और उसमें तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी लिया था, डिम्पल कपाड़िया को। हाँ, वो बच्चों ने कहते हैं बहुत जिद की थी, किसी और को ले रहे थे, लेकिन उनके बच्चे आए घर पे और उन्होंने बहुत जिद की कि नहीं मम्मी करेगी, फिर उन्होंने कहा ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ प्यार तो होता होता, थोड़े बहुत नोकझोंक भी होती है, झगड़े भी होते हैं। ऐसा मेरी वाइफ के साथ भी मेरा होते रहता है। तो आपका भी तो वही होगा ना काका जी के साथ? हाँ, तो कुछ दिलचस्प किस्सा बताइए कि क्या झगड़े होते थे, कैसे होते थे, आप उनको कैसे मनाती थी, वो आपको कैसे मनाते थे? इतने झगड़े होते थे अनगिनत। मैं डायरी में आके लिखती थी कि मैं सिर्फ झगड़े ही लिखती हूँ, आके क्या करती हूँ। जब मैं गुस्सा होके आती थी तो डायरी में झगड़े का लिखती थी कि इस पर ऐसा बोला, बट एक हम लोगों ने ये भी कर रखा था कि हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब इतने झगड़े होते थे और मैं भाग जाती थी और आ जाती थी, फिर वो मनाते थे। भाग के कहाँ जाती थी आप? अभी बहन के यहाँ आ जाते थे यहाँ पे, और कहाँ जाऊंगी। ओके। सीधा अपना पर्स उठाया, चीजें वहां सब पटक के घर आ जाती थी गाड़ी लेके, और फिर फोन ही नहीं उठाती थी। तो फिर आता था उनका स्टाफ मेंबर कुछ बड़ा सा हैम्पर लेके कि भाई, मैंने कहा नहीं चाहिए हैम्पर, लेके जाओ अभी का अभी वापस। तो ये मैं चिट्ठी भी वो छोटा होता था उस पे, वो भी नहीं खोलती थी, वो कहती थी लेके जाओ। मैं भी बहुत जिद्दी थी, विक्टोरियन हूँ ना। वो गुस्सा था। हाँ, नेचुरली ना, गुस्सा तो आएगा ही ना। तो मैं इतनी जान दे रही हूँ तो फिर आप भी तो गुस्सा। तो कहने लगे तुमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो फिर वो मना लेते थे अपना, मतलब बहुत प्यार से, आ जा किसी दूंगा ये दूंगा, मैं बहुत प्यार से बात करते थे। तो फिर थोड़े दिन में मेरा भी दिल पिघल जाता था, मैं भी मिस करती थी उनको बहुत। गुस्सा ठंडा हो जाता हाँ, था। नहीं गुस्सा, हाँ ठंडा भी हो जाता था, और उनकी बातों से आओ ना, उनका जो आओ ना था वो बिल्कुल जान ले रहा था। तो फिर मैं चली जाती थी, मिस तो करती थी। आपकी आपको उनकी कौन सी फिल्म ऐसी है जो सबसे ज्यादा पसंद और आप देखती, बार बार देखती रही है? दाग मुझे बहुत पसंद, अमर प्रेम, दाग, आनंद मुझे। आनंद क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, वो आपका उनकी रियल लाइफ का किस्सा हो गया आनंद तो। माय गॉड, हाँ, आनंद, आई ड्रेड इट, यू नो व्हेन यू लव समबडी, और उसका ऐसा देखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप झगड़े की बात कर रहे थे, बराबर। मुझे एक झगड़ा याद आ रहा है। सुनाइए। एक, बहुत सारे हैं अनगिनत, मगर एक याद आ रहा है कि बहुत लड़ाई हुई थी, हम किसी लड़की की तारीफ कर रहे थे। वही बीवी को पसंद नहीं होता है, वही तो प्रॉब्लम होती है। जान के खींच। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसी के साथ बैठो करके मैं गुस्सा होके आ गई, मतलब। और तो कहने लगे क्या है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि कोई अच्छा है बुरा है। मैंने कहा ठीक है, तो आप अच्छा बुरा नहीं है, गॉड ब्लेस यू, और करके मैं बहुत गुस्से में आ गई। तो कहने लगे अरे लोग तो 4-4 शादियां करते हैं, गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। तो मैंने कहा आप गर्लफ्रेंड्स क्यों, आप पूरी हैरम बना के रखिए, आप तो क्या नहीं कर सकते, आप बना के रखिए, आई एम हैप्पी फॉर यू। और मैं बहुत लड़ झगड़ के आ गई। तो अब मैं भी अपसेट थी बहुत, और वो फोन भी करे जाए, मैंने फोन तो उठाया नहीं। तो आई थिंक दूसरे दिन मेरी हमारे फ्रेंड्स थे, वो लोग, एग्जीबिशन था रिक्लेमेशन पे कहीं। ओके। तो उन्होंने कहा चल चल चलो, मजा आता है मेलों में, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती। तो हम लोग सब गए शॉपिंग करने। तो फोन आए जाए, मेरी फ्रेंड ने कहा उठा लो भाई उठा लो। तो फिर आई थिंक बाला ने या शायद पवन ने फोन किया, तो मैंने उठाया। मैंने कहा क्या है? तो काका जी थे लाइन पे। कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो कहने लगे अरे, अयोध्या का वो आया है, ऑर्डर आया है, और कुछ राइट्स वाइट्स होंगे, तो तुम सीधा अभी घर आओ जल्दी। तो मैंने कहा वाई शुड आई कम? मैंने कहा नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने लगे नहीं, राइट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, लोग मारा मारी पे उतर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है ना, गुड रिडेंस ऑफ बैड रबिश। मतलब मैंने ताना कैसा कि आपको तो, यू हैव सो मेनी पीपल टू बी विथ, सो व्हाई यू बॉदर्ड अबाउट मी। तो कहने लगे अभी बेकार की बातें मत करो, अगर तुमको कुछ हुआ तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। मैंने ओ कहा माय इतना गॉड। बड़ा
डायलॉग बोला। ओ तो मैंने कहा तुम घर जाओ सीधा, बहन को लेके आओ, खाना घर में है, कितना है, कब तक का है मुझे नहीं पता, जल्दी आओ घर पे, और सब सामान वामान भी मंगाना है सब, और बहन को भी लेके आओ, मतलब वो अकेली ना रहे। तो बहुत उन्होंने जिद की मेरे से। मैं कहा ठीक है आऊंगी, पर मैं गई नहीं। नहीं गई? नहीं। अरे बाप रे। फिर? नहीं गई। बस फिर तो एक दो चार दिन बाद फिर मनाया उन्होंने बहुत। तो क्या, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो कहने लगे अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, तुमको अक्ल नहीं है, डफर हो, ये हो, हम्म। डांटते थे, डफर हो, कुछ हो जाता तुमको तो। मैंने कहा कुछ नहीं होता। बस फिर वापस से ऐसे हमारे बहुत झगड़े होते थे। ये झगड़े तो कॉमन है हस्बैंड वाइफ में, प्यार भी है। कहते हैं कि अगर झगड़ा होता है ना, तो दैट मीन्स यू केयर फॉर ईच अदर। हम्म। अगर आपने झगड़ा करना बंद कर दिया, दैट मीन्स यू आर नॉट बॉदर्ड। हम्म। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वात्सायन उनका नाम था। तो वो कहते थे कि लव मतलब फाइट्स आर अ मस्ट। फाइट के बाद जो आप जब वापस मिलते हैं तो दैट इज मोर, आप मोर बिकम मोर अटैच, क्लोजर, अटैचमेंट ज्यादा हो जाए। ज्यादा होता। ओके। तो बहुत कहते हैं जरूरी है कि मतलब आप फाइट करें। तो फाइट्स एक तरीका होता है आपको और क्लोज लाने का। जहां तक मेरा ख्याल है कि बिग बॉस 7 में जब आप एंट्री ली, तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन शो करने के बाद आपको लगा कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी और आप किसी लॉयर की एडवाइस पर उस शो में गई थी। जी मैं जा ही नहीं रही थी, पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। बिकॉज नॉट माई टाइप ऑफ प्लेस था। इट वॉज अ नाइस शो, दुनिया देखती थी उसको, बट वो लड़ाई झगड़े वाली टाइप में हूँ नहीं। हम्म। तो हम्म, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे लॉयर थे उस टाइम, उन्होंने उनको मैंने बोला, मैंने कहा मुझे ऐसी ऐसी ऑफर आई है। तो उनसे मैं राय लेती थी हर चीज़। तो उन्होंने कहा जाइए मैडम। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं मतलब पूरी एग्रीमेंट वगैरह वगैरह भी जो भी बनती है तो लॉयर के थ्रू ही बनती है। मैंने कहा वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं और काफ़ी मतलब बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैंने मना कर दिया। तो कहने लगा नहीं, मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप जाइए, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके अगेंस्ट जाएगा ये सब। हम्म। तो यू मस्ट गो एंड स्पीक योर माइंड दे, मतलब आप बोलिए जाके जो आपको बोलना है, ताकि लोगों को पता लगे। हम्म। तो आप क्यों बैठिए, अगर आप, मतलब उसने तो ऐसे वर्ड्स कहे कि आपको अगर नहीं भी बुलाएं तो भी जाइए, मतलब ऐसा उसने कहा ओके। इट्स अ मस्ट, मैं आपको कह रहा हूँ जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत तो फिर मैंने कहा ठीक है जाओ। लेकिन जिस मोटिव की वजह से आप वहां गई थी, वो आपका मेन सीन जो है वो बिग बॉस वालों ने काट दिया, वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। नहीं, वो बाद में मुझे एक्चुअली जो बाकी लोग थे वो पूछ रहे थे आपने बात क्यों नहीं की। मैंने कहा मैंने तो सब बात की जो मुझे करनी चाहिए थी, एक लिमिट में। यू नो हर एक चीज़ की एक मर्यादा होती है, तो उसी के अंदर मैं बात कर रही थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी डिग्निटी रखने की और सामने वालों की भी रखने की। मतलब जो मेन चीज़ें थी, जैसे एक चीज़ थी कि इन लोगों को इनकी जो विल थी वो 29 डेज में प्रोबेट हुई। कोई भी विल आज तक 29 डेज में, 30 डेज का नोटिस होता है। तो वो विल जो थी इनकी, वो किसी मेरे एक दूसरे लॉयर थे था, उन्होंने कहा कि 6 महीने से पहले तो कोई भी विल जितना भी इन्फ्लुएंस लगा लो नहीं हो। इनकी 29 डेज में होगा। तो हम लोगों ने चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा था इस बारे में कि ऐसी लाइटनिंग स्पीड पे क्यों आपने मतलब ये हुई। उस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस टाइम। लेकिन और मेरा केवियट भेजा गया, कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा। ये भी बात थी। तो मतलब ये सब मैंने बातें बोली, ये सब कट गई। ऐसी और भी कई बातें थी जो मतलब केस के बारे में, वो मैंने वहाँ बातें की थी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ चीज़ें जो लोग पूछते थे तो मैं बताती। तो बट ये टेलीकास्ट नहीं हुई, और बल्कि मतलब मैं जल्दी बाहर आ गई। वैसे आपको अनुभव कैसा रहा अंदर में? दूसरे जो साथी आपके जितने भी थे उनके साथ कैसा अनुभव रहा? अच्छे थे मतलब थोड़ा चेंज ऑफ एटमोसफियर था। मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी। तो ओके। थोड़ा एक था कि एक मतलब
सांस लेने की जगह, मतलब मिली। नई नई चीज देखने को मिला। बट वहां भी लोग बैक स्टैबर्स मिल गए, एक अरमान ही मिल गया जो अरमान। पहचान का था। उसके बावजूद उसने मुझे कहा तुम मुझे वोट करो, मैं तुम्हें करूंगा, और उसने मुझे व्हाट अबाउट तनीषा? तनिषा वाज नाइस। तनीषा से आपका अच्छा मेल था? नहीं, वहां के बाद हम लोगों का सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, किसी को याद भी नहीं रहता फिर कोई। वह बाहर आए सब भूल गए सब हाँ, यार। चंद दिनों में क्या रिश्ते थे। सही बात है, सही बात है। अच्छे रिश्ते बन गए थे, मगर एज वी गॉट अलोंग वेल, बट दैट्स नाइस। अनीता जी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी फेवर में ऑर्डर आया, इसके बावजूद इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ मीडिया में, इसकी क्या वजह रही? और अच्छा सवाल पूछा सर आपने। यू सी, जब भी मेरा केस आता है, तो इवन अगर होता है बोर्ड पे, ऑन बोर्ड, तो भी आ जाता था ब्रेकिंग न्यूज, अनीता एडवाणी का केस आज कोर्ट में है। लेकिन जब इस टाइम मैंने देखा, जब मैं गई सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने देखा काफी कैमरास थी, ये थी, मतलब लोग थे वहां पे, जर्नलिस्ट वगैरह यूजुअली होते हैं। एवरी टाइम जर्नलिस्ट बैठते ही हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस के लिए, जो मतलब इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। तो केस मेरे फेवर में गया। तो जब मेरे फेवर में केस गया, तो मैं बाहर निकली, तो एक्सपेक्टिंग कि मतलब एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग माय लॉयर्स एंड एवरीथिंग कि कोई ना कोई मतलब पूछने आएगा। एकदम सन्नाटा था सर। ओ माय गॉड। एक जर्नलिस्ट नहीं आया, एक जर्नलिस्ट मुझे दिखा नहीं, एक कैमरा नहीं दिखा। और बल्कि मैंने एक जर्नलिस्ट को मैं जानती थी टाइम्स के, उनको मैंने फोन किया, तो मैंने कहा कि आप दिखाई नहीं दिए। एवरी टाइम वो मुझसे बात करते थे और कहते थे हाँ हम आ रहे हैं ये। तो उस दिन मैंने कहा आप दिखाई नहीं दिए। बोले नहीं, बार बार केस आता है और मतलब कोई फैसला नहीं होता। मैंने कहा आपकी फैसला आया है? तो कहने लगे अच्छा आया है। तो मैंने कहा आप तो वहीं होंगे। तो बोले कि नहीं, मैं आज नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। कहने लगे ऑर्डर भेजिए आप मुझे, मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑर्डर भेजा, उसके बाद उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ओ। तो मतलब यहाँ तक कि मीडिया बिल्कुल एक अक्षर नहीं बोली। अभी भी हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, कंडोन हुआ, किसी ने बिल्कुल एक अक्षर भी ना देखा। ओहो। अभी फिर 10 जून को केस है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। लेकिन ये मतलब ये सब चल रहा है। हर जगह बहुत सारे लोगों ने कांटे बिछाए। सुप्रीम कोर्ट में आपको 10 साल क्यों लगे इस केस के लिए? सर आपको तो काफी परेशानी हुई होगी। बहुत बहुत बहुत। एक्चुअली तो अब आज की डेट में 13-14 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, वनवास हो गया। तो उस टाइम पे क्या था, हर बार अजर्नमेंट्स ली जाते थे। कभी मुझे बोला जाता था सेटल कर रहे हैं, वापस आ जाओ। मैं दिल्ली से वापस आ गई कि हम सेटल कर रहे हैं मैटर, इन्होंने बोला है। ऐसे करते करते इन्होंने, जब मैं जाती दिल्ली तो अजर्नमेंट, या तो कोई बीमार है या कोई तकलीफ है या मतलब दूसरे केस में बिजी हैं काउंसिल्स। ऐसे करते करते, और ये सब उन्हीं की तरफ से होता था? हाँ मोस्टली मोस्टली मेरी तो एक दो, मुझे मेरे एक काउंसिल ने मुझे बीच में डंप कर दिया, मतलब छोड़ दिया मेरा केस। बोले मैं नहीं आऊंगा। दूसरे दिन तीसरे दिन केस था, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँ। तो मैंने वहां भी मतलब उसी वक्त मैंने टाइम लिया, अदरवाइज मैंने यूजुअली कभी भी टाइम नहीं लिया। बाद में तो मैंने इनको बहुत सारे मतलब अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशंस भेजे। तो जब अब की बार जब केस आया तो जज बहुत नाराज थे। उस टाइम जो ऑनरेबल जज सुंदरेश जी और थे, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा आप ये 10 साल से इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, ये सिविल मैटर है, ये कैसे कॉश हो सकता है? जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो इसको कैसे कॉश कर दिया? मैं 30 सेकेंड्स में ऑर्डर दे सकता हूँ कि इट शुड गो फॉर ट्रायल। तो कहने लगे नहीं, हम लोग हमारे सीनियर नहीं है अवेलेबल, ये हमको डेट दीजिए। बोले कितनी डेट चाहिए आप लोगों को? तो बोले नहीं एक सर 2 दिन की मोहलत दीजिए। तो फिर वो केस आगे चला गया। फिर दूसरी बार जब हम गए तो अ, पता लगा कि काउंसिल की तबीयत खराब है। फिर उन्होंने अजर्नमेंट मांगी। तो जज बहुत नाराज हो, बोले इनफ
इतनी जजमेंट आप बार बार अजर्नमेंट, आई मेक इट क्लियर कि आज के बाद कोई अजर्नमेंट नहीं होगी और मैं आपको फाइनल डेट देता हूँ। तो उन्होंने नवंबर 12 की डेट थी और उन्होंने कहा इसी दिन। तो उस दिन जिस दिन फैसला हुआ तब काउंसिल आए नहीं उनके बड़े वाले, कोई और काउंसिल आए। और फिर जब ये मेरे फेवर में आ गया तो फिर जर्नलिस्ट सब नदारद थे, कोई नहीं आया उसके बाद। अनिता जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब की, हमारी पूरी टीम की हम शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआएं चाहिए सब, और कुछ भी नहीं है। हमारा भगवान हमारे साथ, माता रानी साथ।